होते हैं बस, बट वो केमिकल कंपोजिशंस के लिहाज से और अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर सेलेक्टिविटी के लिहाज से वो डिफरेंस होते हैं, लेकिन मोस्टली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, क्लिनिकल यूजेस एंड प्रिकॉशंस वगैरह सब मोर और लेस सेम होते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो अपार्ट फ्रॉम एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस में एनाल्जेसिक इफेक्ट्स भी होते हैं और एंटीपायरेटिक और एंटीप्लेटलेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, मैंने उसको बता दिया था कि एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स अगर एक और है स्टेरॉइडल, उसको हम ये नॉन स्टेरॉइडल है। अदर्स जो है जो सिमिलर एक्शंस है जस्ट लाइक एनसिसो है, स्टेरॉइडल ड्रग है लेकिन वो मेन फर्स्ट पाथवे को ब्लॉक करती है, यानी कि फॉस्फोलिपिड से एकेरोनिक एसिड की फॉर्मेशन को रोक देती है, यानी कि कॉमन जो पाथवे था उसी को रोक देती है। ठीक है, दूसरी तरह एनाल्जेसिक्स में थी हमारे पास नारकोटिक्स। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था एनसिड्स और नारकोटिक का, कि एनसिड्स जो है वो विदाउट एनी हिप्नोसिस प्रोड्यूसिंग हिप्नोसिस एनाल्जेसिक इफेक्ट्स करता है। ये केमिकल क्लासिफिकेशंस मैंने बताई थी कि केमिकली हमने इसको डिफरेंट ग्रुप्स में एनसिड्स को डिवाइड किया है। ठीक है। अच्छा, उसमें जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो एस्पिरिन है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट टू ड्रग्स जो है, इसमें लास्ट वन जो है वो सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स है और प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स है। ठीक है, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स यानी कि वो कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों को करेगी, लेकिन प्रेफरेंशियली वो कॉक्स-2 एंजाइम्स को करेगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कॉमन फीचर्स क्या थे कि कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसमें कॉमन थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस होती है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं अमंग जो भी हमारे जो पीछे जो मैंने क्लासिफिकेशन बताई है उनमें, लेकिन वो किस लिहाज से डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस केमिकल फैमिलीज होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक अकॉर्डिंग टू डिफरेंस पोटेंसी होती है हर ड्रग्स की, एंड डिफरेंस सेलेक्टिविटी टू कॉक्स एंजाइम्स। कॉक्स एंजाइम मैंने बता दिए थे, डिफरेंशिएट आपके कॉक्स-1 कहाँ पे होते हैं, कॉक्स-2 कहाँ पे होते हैं। ठीक है। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एनसिड्स क्या था कि वो कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करवा के इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, जिसकी वजह से जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होगा वो एनाल्जेसिया, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, फिर मैंने एस्पिरिन को लेके चले थे, एस्पिरिन विच इज सैलिसाइलिक और प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ अमंग द एनसिड्स, जो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है लेकिन बॉडी में डी एसिटाइलेशन होती है एस्पिरिन की, एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइलिक एसिड एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। और एस्पिरिन जो है वो इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट करता है कॉक्स एंजाइम को, जो अदर एंसिड्स को इसको एक यूनिक बना देता है। ठीक है, जो इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट करता है। डिफरेंट डोज रेंजेस होती हैं, लोअर डोज में एंटीप्लेटलेटिक, इंटरमीडिएट में एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एंड हायर डोजेस में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया था लो डोज में एंटीप्लेटलेटिक इफेक्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन विद इन प्लेटलेट डिक्रीज होता है। ठीक है, बाय ब्लॉकिंग इरिवर्सिबली कॉक्स एंजाइम बाय एस्पिरिन, तो thromboxane A2 production will be inhibited. ठीक है, thromboxane A2 is responsible for platelet aggregation. ठीक है, तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है, इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करा दे बाय गिविंग एनसेट्स और बाय गिविंग एस्पिरिन जो है, तो आपकी एंटीप्लेटलेट इफेक्ट्स आएंगे। एनाल्जेसिक इफेक्ट्स इस तरह आएंगे कि पेरिफेरी जो नर्व एंडिंग है वो उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दी ब्रेडिकाइनिन एंड हिस्टामिन डिक्रीजेस हो जाएगी बाय इनहिबिटिंग दी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स भी होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन यूजुअली इंक्रीजेस द हीट प्रोडक्शन एंड शट डाउन हीट लूजिंग मैकेनिज्म, तो बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन NSAID can decreases the heat production and or increase the heat loss mechanism. ठीक है, इन रिस्पॉन्स जो पायोजेंस होते हैं ना, जो पायोजेंस होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवा के सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर को अबव कर देता है ना, तो वही मैकेनिज्म प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होगा, देन हमारे पास टेम्परेचर विल बी नॉर्मलाइज। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स क्या है कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स विल बी डिक्रीजेस तो वेजोडाइलेशन नहीं होगी, वेजोडाइलेशन नहीं होगी तो इनडायरेक्टली एडिमा नहीं होगा। इसके अलावा एडिशन मॉलिक्यूल की एक्सप्रेशन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, रीनल इफेक्ट्स भी मैं आपको बता चुकी थी, GIT के। ठीक है, यूरिक एसिड इफेक्ट्स भी बता चुकी थी। अच्छा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था आज का प्रॉपर लेक्चर जो है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो एंड ऑफ लेक्चर आप मुझसे बीच में या बीच में भी पूछ सकते हैं, जो अगर ना प्रीवियस भी आपने मुझसे पूछना। ठीक है, अच्छा, इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेशन। एस्पिरिन का जो रेस्पिरेशन में इफेक्ट होता है वो ट्राइफेजिक होता है, ट्राइफेजिक होता है, यानी कि लो डोजेस में वो करता है अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन की अनकपलिंग करवाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है।
ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अनकपलिंग होती है जिसकी वजह से इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड होता है बॉडी में, विच स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, लो डोजेस में वो स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है बाय अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइजेशन। जो एटीपी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म में ही ये अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेटरी रेट विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, बाय इनडायरेक्टली मैकेनिज्म। ठीक है, अगर उससे हायर डोज होगी तो वो डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर करवाएगा, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी। हाइपर वेंटिलेशन होगी मींस कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा रही है बॉडी से, तो विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी को कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिड है वो बॉडी से थ्रू हमारी ब्रेथ के थ्रू जा रही है, तो वो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में चला जाएगा। तो बॉडी जो है वो उसको कंपनसेट करेगी और रीजन कंपनसेशन होगी, यानी कि वो बाइकार्ब को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में होगा तो वो बाइकार्ब रीनल जो सिस्टम जो है, सिस्टमिक सिस्टम जो है, वो उसको बाइकार्ब की एक्सक्रीशन करवा देगा। ठीक है, लेटर ऑन हायर डोजेस में वो डायरेक्टली डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर करवाएगा एंड कार्डियोवास्कुलर सेंटर सीएनएस में, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन विल बी स्टॉप हो जाएगी एंड बीपी यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो सेंटर जब डिक्रीज होगा, स्टॉप होगा या डिप्रेशन होगी, तो बीपी विल बी डिक्रीजेस, यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज होगा। हार्ट रेट जो डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो एक कंपोनेंट होता है ना कार्डियक आउटपुट इनटू टीपीआर जो इज इक्वल टू बीपी, तो बीपी विल बी डिक्रीजेस, ब्लड प्रेशर। ठीक है, अच्छा बॉडी जो है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट नहीं कर पा रही होगी, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाएगा और इस स्टेज में कोई कंपनसेशन बॉडी नहीं करता, तो लेटर ऑन मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी पेशेंट्स में मैनिफेस्ट हो सकता है, यानी कि लो डोजेस में आपके पास इनडायरेक्टली वो स्टिमुलेट करवाएगा एस्पिरिन बाय कॉजिंग अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन व्हिच लीड्स टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। लेटर ऑन वो डायरेक्टली स्टिमुलेशन और रेस्पिरेटरी सेंटर करवाएगा, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन होगी, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगी, लेकिन एट दिस स्टेज देयर इज सिस्टमिक कंपनसेशन होगी। एट हायर डोजेस में डायरेक्टली डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स होगा एंड कार्डियोवास्कुलर सेंटर। ठीक है, जो वो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में चला जाएगा और कार्डियोवास्कुलर शटडाउन में चला जा सकता है पेशेंट। ठीक है, अदर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स मैंने बताए थे, लोकल इरिटेंट इफेक्ट्स मैंने बताए थे जो सैलिसाइलेट में ही होते हैं, कि वो स्किन और मिकोजा में लोकली इरिटेटिंग अफेक्ट सकता है और वो एपिथेलियल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो आपकी जो ऊपर की केराटिन लेयर है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अच्छा मेटाबॉलिक इफेक्ट्स है। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या है कि हायर डोजेस में ये हाइपरग्लाइसीमिया ग्लाइकोसीडिया इन लार्जर डोजेस में करवा सकता है। एंडोक्राइन डोजेस इफेक्ट्स क्या है कि इन लार्जर डोजेस से एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कॉर्टिसोन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाता है। अब है फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, मैं एस्पिरिन ही प्रोटोटाइप करके उसी के बारे में लेके चल रही थी। अच्छा, अब है फार्माकोकाइनेटिक। एस्पिरिन जो है वो वेल एब्जॉर्ब, मतलब अगर मैंने उसको मॉडिफाई करवा के दिया, ठीक है, तो एस्पिरिन एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन बॉडी में जाके एस्पिरिन जो है वो डीएसिटाइलेटेड हो जाएगा गट वॉल, लिवर और प्लाज्मा में। ठीक है, वो डीएसिटाइलेटेड हो जाएगा और वो सैलिसाइलिक एसिड जो मेजर कंपोनेंट है एस्पिरिन का, वही एक्शन करवाएगा, वही एक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये स्लोली एंटर होगा, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को स्लोली क्रॉस करेगा बट फ्रीली क्रॉसेस द प्लेसेंटा। ठीक है, अच्छा इसके जो मेटाबॉलाइट्स हैं वो स्क्रीटेड बाय रीनल रूट से और से वो स्क्रीटेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो डायरेक्टली तब उसके जो मेटाबॉलाइट्स होते हैं, पहले तो मैंने बताया कि एस्पिरिन डीएसिटाइलेटेड होता है। ठीक है, एस्पिरिन डायरेक्टली फंक्शन नहीं करता, वो डीएसिटाइलेटेड होता है, देन सैलिसाइलेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर सैलिसाइलिक जो है वो सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट होके देन वो एक्शन करवाता है। ठीक है, अच्छा मोस्टली ये फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं उसमें दोनों से ही ये मेटाबोलाइज होके देन वो स्प्लिट आउट होता है रीनल रूट से। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर इनिशियली लो डोजेस में ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक को फॉलो करता है, लेकिन हायर डोजेस में ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड व्हाट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक, या जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या है?
कोई मुझे बताएगा? ये सब सो रहे हैं। अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ। जीरो ऑर्डर काइनेटिक मीन्स जीरो ऑर्डर, हाँ, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, वेरी गुड। जीरो ऑर्डर काइनेटिक मीन्स कि हमारे पास जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स, यानी कि कोई जो मेटाबॉलिज्म करने के जो एंजाइम्स थे, ठीक है, वो सिस्टम जो है वो ओवरलोडेड हो चुका है, वो ओवरलोडेड हो चुका है। तो हमारे पास अगर वो 20 मिलीग्राम की ही जगह खाली थी, तो वो 20 मिलीग्राम ऑफ ड्रग को ही मेटाबोलाइज करेगा, यानी कि वो डिपेंड नहीं करेगा कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ड्रग कंसंट्रेशन होता है, लेकिन ये आपके पास जितना इंडिपेंडेंट टू ड्रग ड्रग कंसंट्रेशन, यानी कि मेरे इसमें फिक्स हाफ लाइफ होती है। इसमें अगर वर्कर कम है तो एक फिक्स काम करेगा, अगर 100 में से 20 को कर रहा था तो वो 20 ही को करेगा, और लेटर ऑन अगर मैं डोज को बढ़ाऊंगी तो उसकी कैपेसिटी और कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से ड्रग जो है वो बिल्डअप रहेगी बॉडी में, इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी, ठीक है, विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी। और एस्पिरिन टॉक्सिसिटी ऑन टॉक्सिसिटी क्या करवाता है कि वो डायरेक्टली रिस्पायरेटरी सेंटर और कार्डियोवास्कुलर का जो सेंटर है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इस वक्त ये बहुत ज्यादा इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर हमने लार्जर डोजेस में दे दिया, और उसकी मतलब एंजाइम्स जो थे, यानी कि ग्लाइसिन कंजुगेशन के जो कंपोनेंट था वो हो गया, मतलब आपके पास उसकी कैपेसिटी कम हो गई, ग्लूकोनिक एसिड की कंजुगेशन की कैपेसिटी कम हो गई, और ऑक्सीडाइज टू जेनेटिक एसिड है ना, ठीक है। तो आपके पास जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है, ग्लूकोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शन होता है, सैलिसाइलेट का एंड ग्लाइसिन कंजुगेशन होता है। अगर ये सिस्टम, ठीक है, इसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाए या ओवरलोडेड हो जाए, तो पेशेंट्स में क्या होता है, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करने लगता है, एंड देन उसके पास बिल्डअप हो जाएगा एस्पिरिन यानी कि सैलिसाइलेट, एंड विल लीड टू टॉक्सिसिटी, ठीक है। अच्छा, यूजेस, अब क्लेम के यूजेस क्या है कि क्लेम के यूजेस जो लोकल यूजेस जो है, जो मैंने बता चुकी हूँ कि लोकली मैंने इफेक्ट्स बताए थे कि ये लोकली केराटिन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, और लोकली या फंगोस्टेटिक इफेक्ट सकता है, यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन है लोकली तो उसमें फंगल को अननोन मैकेनिज्म के थ्रू एस्पिरिन स्पेशली सैलिसाइलेट जो है वो उसकी ग्रोथ को वहां पे रोक सकता है, इवन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकता है, एंटीसेप्टिक इफेक्ट्स भी रखता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो यूज होता है फॉर एनाल्जेसिक यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या हेडेक है, या बैकेक है, या टूथ एक्क है, या न्यूरल्जिया या न्यूरोजेनिक पेन्स है, ठीक है, या मसल पुल हो चुका है, उन पेशेंट्स में हम एज अ एनाल्जेसिक दे सकते हैं, डिस्मेनोरिया में दे सकते हैं, ठीक है, एज अ एंटीपायरेटिक, ठीक है। जो एंटीपायरेटिक जो सेम डोजेस के लिए यूज होती है, जो एनाल्जेसिक यानी कि इंटरमीडिएट डोजेस में ये यूज होती है एज अ एंटीपायरेटिक। अक्यूट रोमैटिक फीवर में यूज होती है एस्पिरिन, जो है मोस्टली बोलते हैं कि फर्स्ट चॉइस है, लेकिन अगर पेनिसिलिन जो है वो काम नहीं कर पा रही है, या इन सीवियर केसेस में, तो हम उन केसेस में अदर एंसिस को प्रेफर करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देंगे, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में याद रखना कि ये लॉन्गर ट्रीटमेंट जाएगी, क्योंकि ये जस्ट इसको, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो प्रोग्रेसिव डिजीज है, और जो भी एंसिड्स है सिर्फ उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो भी ट्रीटमेंट या एनाल्जेसिक देंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए देंगे। तो मोस्टली पेशेंट जो है एस्पिरिन को टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें कुछ पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है उन पेशेंट्स में, जीआईटी ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उन केसेस में हम लोग अदर जो एंसिड्स है, जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम है, आइबुप्रोफेन है, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ इट्स एंटीप्लेटिलेल इफेक्ट्स, हम पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स में प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, लो प्लेट आता है ना, जो लोअर डोजेस ऑफ एस्पिरिन वो यूज करेंगे, ताकि हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो और री इन्फार्क्शन के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाए। पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस है, कुछ बच्चों में अगर नॉर्मली खुद ब खुद क्लोज हो जाता है आफ्टर बर्थ, अगर नहीं हो पाए तो उन केसेस में हम पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस में एस्पिरिन या हम इंडोमिथासिन, मोस्टली इंडोमिथासिन को प्रेफर करते हैं, जो अदर इंडोल डेरिवेटिव्स ऑफ एंसिड्स है, इंडोल डेरिवेटिव्स है, तो उनको हम प्रेफर करते हैं। एस्पिरिन बेशक प्रोटोटाइप है, वो सारे इफेक्ट्स मतलब क्लिनिकल यूजेस सारे से के सेम होंगे, लेकिन हर के हम लोगों ने डिफरेंस वो कर दिए हैं, मतलब इसमें जैसे पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस में हम इंडोमिथासिन देंगे,
ठीक है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हम डिक्लोफेनिक सोडियम आइबुप्रोफेन देंगे। एंटीपायरेटिक अगर बच्चों में है एंटीपायरेटिक तो एसिटामाइनोफेन देंगे, यानी कि डिफरेंट चॉइसेस चेंज हो जाएगी, पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन होगी। डिस्मेनोरिया में, क्योंकि डिस्मेनोरिया मोस्टली ड्यू टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन होती है जो यूट्राइन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है, वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ यूट्राइन आर्टरीज करवाती है, विच लीड्स टू यूट्राइन हाइपोक्सिया एंड पेन ऑफ डिस्मेनोरिया होता है। ठीक है। अच्छा, क्लोन एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन जी में कार्सिनोमा की प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन क्या है कि मोस्टली मैंने पहले ही जब मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताई तो मैंने बताया था कि जो एनसेड्स है वो एराकिडोनिक एसिड का जो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को ब्लॉक करवा देते हैं, लेकिन जो एराकिडोनिक एसिड तो अपनी जगह है, तो वो जो मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ एराकिडोनिक इज शिफ्ट टुवर्ड्स द ल्यूकोट्राइन्स पाथवे, यानी कि लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे, तो ल्यूकोट्राइन्स प्रोडक्शन विल बी इंक्रीजेस which leads to manifestation of hypersensitivity reactions, यानी कि जो मेजर मैनिफेस्टेशन होता है हाइपरसेंसिटिविटी का वो ब्रोंकोस्पाज्म होता है। तो ब्रोंकोस्पाज्म या एस्थमेटिक जो है सिम्टम्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके। अच्छा, अब ये दूसरे साइड इफेक्ट्स क्या है कि मैंने पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताया था, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन E2, वो गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है बाय इंक्रीजिंग द म्यूकोजल सिक्रीशन, बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट सिक्रीशन और इंक्रीज म्यूकोजल ब्लड फ्लो। जब हमने कॉक्स इनहिबिटर्स दे दिए, ठीक है, और एंसिस दे दिए, तो कॉक्स जो वन एंजाइम जो है वो ब्लॉक हुआ, जिसकी वजह से E2 प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजेस एंड विल लीड टू पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड GIT ब्लीडिंग। किडनी में मैंने बताया था कि मोस्टली C2 जो है प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आफ्रन आर्ट्रियोल्स, ठीक है, आफ्रन आर्ट्रियोल्स ऑफ GI मतलब आर्ट्रियोल्स ऑफ ग्रैनुलस, ठीक है, उसको वेजोडाइलेशन करवाती है, जिसकी वजह से GFR नॉर्मल रहता है और नॉर्मल वाटर एंड सोडियम की एक्सक्रीशन हो रही होती है। जब ये वेजोडाइलेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन विल बी डिक्रीजेस बाय गिविंग एनसिड्स, तो हमारे पास वेजोडाइलेशन जो हो रही थी आफ्रन आर्ट्रियोल्स की वो नहीं होगी और GFR will be decreases and water and sodium retention occur, which leads to hypertension, hemodynamic instability. Even एस्पिरिन के बारे में बोला जाता है कि acute papillary renal necrosis भी करवा सकते हैं। ठीक है, एस्पिरिन acute papillary renal necrosis भी करवा सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर्स में ये मैं COX-2 inhibitors जब करवाऊंगी ना तो मैं उसमें डिटेल में आपको करवाती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैंने मिकोजल का बता दिया कि GIT में किस वजह से आपके पास GIT की ब्लीडिंग या पेप्टिक अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरी मेजर जो एडवर्स इफेक्ट्स बच्चों में, हम एसिटामाइनोफेन, एस्पिरिन की जगह एसिटामाइनोफेन को क्यों ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेस देन 12 ईयर्स का बच्चा था, वायरल इन्फेक्शन था, इन्फ्लुएंजा या चिकन पॉक्स या वेरिसिला, कोई भी वायरल इन्फेक्शन था, उसमें हमने एंटीपायरेटिक फीवर के साथ आपके साथ आया था और एंटीपायरेटिक एजेंट्स आपने एस्पिरिन दे दिया, तो वो पेशेंट्स में, बच्चों में क्या करेगा, लिवर डिसफंक्शन करवाएगा। ठीक है, हेपेटिक, पहले वो हेपेटिक माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी से स्टार्ट करवा के फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर करवाएगा, विच लीड्स टू मेटाबॉलिक इंसेफलोपैथी, यानी कि हेपेटिक फेलियर से लेके जाके वो मेटाबॉलिक इंसेफलोपैथी करवाएगा और सीरियस एंड फैटल कॉम्प्लिकेशंस विद इन चिल्ड्रन में करवाएगा। ठीक है, तो हम बच्चों में अगर वायरल इन्फेक्शन है तो हम एस्पिरिन जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, अगर वायरल इन्फेक्शन के साथ है। लेकिन जुवेनाइल आर्थराइटिस में हम रिस्क और बेनिफिट्स को वो करके, जुवेनाइल आर्थराइटिस में हम पेशेंट्स, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ बच्चा है तो उनमें हम दे सकते हैं, लेकिन हमने लिवर के जो भी इंजाइम्स है उसको फॉलो अप करते रहना है। अगर लिवर के इंजाइम जो है वो ट्रांसअमाइनेज एंजाइम इंक्रीज हो रहे होंगे तो हम फौरन ही एस्पिरिन को ब्लॉक, मतलब स्टॉप करके हम स्विच टुवर्ड्स दी अनदर एनसिड्स। ठीक है। अच्छा, अदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस्पिरिन इज सेलिसाइलिज्म विच स्टार्ट विद टेनाइटिस है, हेडेक है, डिजीनेस है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, डिम विजन है। ठीक है, with later on confusion, drowsiness, sweating, hyperventilation, acid base balance होगा, hyperpyrexia होगा, dehydration होगा। यानी कि अगर टॉक्सिक डोज हमारे पास डेवलप हो जाए एस्पिरिन की बॉडी में और वही जीरो ऑर्डर काइनेटिक वो फॉलो करके और उसका लेवल जो है वो बिल्डअप रहता है बॉडी में रहे,
तो वो मल्टीपल सैलिसाइलिज्म में मतलब मल्टीपल सिम्टम्स से प्रेजेंट करेगा, यानी कि टेनाइटिस से स्टार्ट होकर डिजीनेस, हेयरिंग लॉस, डिफ विजन, कंफ्यूजन, नॉजिया, वॉमिटिंग, एसिड बेस डिस्टर्बेंस है, हाइपरपायरेक्सिया, डिहाइड्रेशन एंड अल्टीमेटली लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी कोलैप्स। क्योंकि हायर डोजेस में ही मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सेंटर को ये डिप्रेस करेगा। कन्वर्जेंस एंड कोमा कैन आल्सो अकर, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ एसिड बेस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास आयंस डिस्टर्बेंस भी होगी, ठीक है। अगर एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग बहुत कॉमन होती है, अगर एक्सीडेंटली भी ली जाए तो बहुत कॉमन होती है, तो उसको ट्रीट हम किस तरह करते हैं, हम अगर विद इन 2 आवर्स आए तो हम डिक्रीज एब्जॉर्प्शन करवाएंगे बाय गिविंग एंटी एक्टिवेटेड चारकोल एंड गैस्ट्रिक लेवाज, ठीक है। अगर आफ्टर 2 आवर्स आया है तो हमने यूरिन को जो है यूरिन से इसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कराएंगे, तब यानी कि अल्कलाइन यूरिन करवाएंगे, क्योंकि एसिडिक ड्रग है, तो अल्कलाइन पीएच में ये क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज रहेगी तो विद इन ल्यूमन और यूरिन में ये ट्रैप रहेगी, ठीक है, एंड देन स्क्वीट आउट हो जाएगी, यानी कि फोर्स डायरोसिस होगी। फोर्स डायरोसिस यानी कि हमने लूप डायरोटिक्स के साथ हमने बाइकार्ब देंगे ताकि हमारे पास यूरिन जो है वो अल्कलाइज रहे और यूरिन से ज्यादा वो फोर्स हम उसको रिमूव करवा सके, ठीक है। अगर वो नहीं काम कर रहा हो तो हीमोडायलिसिस भी हम कर सकते हैं उन पेशेंट्स पे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट हम सपोर्टिव मेजर्स भी पेशेंट्स पे करेंगे, ठीक है। सपोर्टिव अगर एसिड बेस डिस्टर्बेंस के साथ है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ है तो हम बाइकार्ब देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है डिस्टर्बेंस है उसको हम बैलेंस आउट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई यहाँ तक? अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बेटा। यहाँ सब सो रहे बेटा? ठीक है, सबको सब समझ में आ रहा है? अच्छा चले, चलो अब है एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स। यहाँ पे एक मैंने छोटी सी नमूने बता दी है कि एस्पिरिन के नाम से ही आप उसके साइड इफेक्ट्स निकाल लेना। ए फॉर एस्थमा यानी कि ब्रोंकोस्पाज्म करवाएगा। एस फॉर एस्पिरिन का एस फॉर सैलिसाइलिज्म जो टॉक्सिसिटी का है। पी फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है, करवाता है। पी फॉर ये फॉस्फोराइजेशन यानी कि अनकपलिंग और फॉस्फोराइजेशन करवाएगी, ठीक है। प्लेटिलेट डिसएग्रीगेशन यानी कि इनहिबिशन मतलब उसके एंटी प्लेटिलेट इफेक्ट्स कराएगी। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टोसिस यानी कि डक्टस आर्टोसिस की प्री मेच्योर क्लोजर करवाएगी। P4 इतने ज्यादा पी से आते हैं, ठीक है। आई से क्या होता है, इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस करवा सकते हैं ड्यू टू एंटी आपकी म्यूकोजल प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स को भी ब्लॉक करवा के प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, ठीक है। आर फॉर री सिंड्रोम, रेस सिंड्रोम करवाएगा, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस मोस्टली पेशेंट्स में होते हैं। एन फॉर टेनाइटिस यानी कि नॉइज, ठीक है, एंड फॉर टेनाइटिस यानी कि ये एक छोटा सा निमोनिक मैंने यहाँ पे बता दिया याद करने के लिए, क्योंकि इतने सारे साइड इफेक्ट्स बताए थे और याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैंने थोड़ा सा एस्पिरिन के नाम से ही थोड़ा बहुत आपको याद हो जाए। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे क्योंकि वो प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टल आर्थरोसिस करवा सकता है। हेपेटिक डैमेज में नहीं देंगे क्योंकि लिवर से ही मेटाबोलाइज हो रहा है। विटामिन के डेफिशिएंसी में नहीं देंगे। हाइपोथैलेमिया और हीमोफीलिया में भी नहीं देंगे क्योंकि उसमें वैसी भी ब्लीडिंग टेंडेंसी उन पेशेंट्स में ज्यादा है। पेप्टिक अल्सर डिजीज में नहीं देंगे, ठीक है। और वायरल इन्फेक्शन अगर बच्चों में है तो उनमें हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। एस्पिरिन कंप्लीट हो गया। अब है एसिटामिनोफेन। जो बेटा जो मेजर जो साइड इफेक्ट्स है, जैसे मैंने बताया था कि पेप्टिक अल्सर डिजीज है, एंटीप्लेटेलेट इफेक्ट्स की वजह से है, तो वो मोस्टली कॉमन होता है। लेकिन जो मैंने बताया था कि डोज रिलेटेड जो मैंने ट्राइफेजिक इफेक्ट्स बताए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, सैलिसाइलिज्म बताया था, तो वो जो है वो एस्पिरिन रिलेटेड है, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि एस्पिरिन रिलेटेड है, ठीक है। ट्राइफेजिक इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेशन और आपका जो है सैलिसाइलिज्म, क्योंकि सैलिसाइलिज्म मीन सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव्स ही वो करवाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, आप है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन इज आल्सो पैरासिटामोल, पेनाडोल कॉमन ड्रग है, ठीक है। इसमें एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्शंस होते हैं बट हैज ओनली वीक जो है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि एज कंपेयर टू एनसिस। अगर मैं एस्पिरिन या अदर एनसिस से भी कंपेयर करूं एसिटामिनोफेन का, तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स रहेगा लेकिन वीक एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होगा। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मोस्टली इसका ये
अच्छा है, इफेक्ट्स है कि जीआईटी डिस्टर्बेंस नहीं करवाता, एसिड बेस इम्बैलेंस रिलेटेड टू अदर एंजाइम्स स्पेशली एस्पिरिन जो सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव्स है वो इम्पेयरमेंट नहीं कराता, इम्पेयरमेंट ऑफ क्लॉटिंग यानी एंटीप्लेटलेट इफेक्ट्स भी इसका वीक है तो वो नहीं करवाता, ठीक है। तो अच्छा, तो ये अल्टरनेटिव है इन केस अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज है या ब्लीडिंग टेंडेंसी उन पेशेंट्स इन केस ऑफ हीमोफीलिया है और ब्लीडिंग टेंडेंसी उनके पेशेंट में इंक्रीज है और पायरेक्सिया के साथ या फीवर के साथ आपके पास आया है, तो एस्पिरिन की जगह आप ऑल्टरनेटिव एजेंट्स एज एंटीपायरेटिक एस्पिरिन की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये एक्सट्रीमली सेफ ड्रग है, लेकिन हेपेटोटॉक्सिसिटी इसकी हो सकती है इन लार्जर डोजेस में। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। मैंने बताया था कि जो फीचर्स बताए थे ना एनसिड्स के, फीचर्स मैंने बताए थे ना एनसिड्स के कि वो या तो सेंट्रली या पेरिफेरी जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करवाएगा। ये भी यही कर रहा है, ये भी यही कर रहा है, एसिटामिनोफेन भी यही कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका पेरिफेरल एक्शन जो है वो कम है, यानी कि वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट ज्यादा है। एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स यानी कि हाइपोथैलेमिक लेवल पे जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम की जो जगह थी वहां पे ज्यादा इसका इफेक्ट रहता है। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, यानी कि कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करवाना है, इसका भी सब एंसिड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम, बट मतलब उसकी सेंसिटिविटी अलग है, ठीक है, और साइट यहाँ पे कहाँ पे ब्लॉक करा रहे हैं वो अलग, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर पैरासिटामोल हायर अगर डोज दे दी, ठीक है, तो हमारे पास पॉइजनिंग के केसेस जो है वो बहुत मिल सकते हैं। जी बेटा, मैं पहले बता चुकी हूँ ना, पैरामाइनोफेनॉल एसिटामिनोफेन जो है ना, मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था ना कि प्रोटोटाइप ड्रग मैंने सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव से ही मैंने लेके चली थी। मैं एक दफा क्लासिफिकेशन फिर से बता देती हूँ, या एंड में मैं आपको ना क्लासिफिकेशन फिर से एक दफा बताती हूँ। और एस्पिरिन का मैंने सबसे पहले लेके चली थी, ठीक है, ये सारे एंसिड्स का ही है, ठीक है। फिर मैंने बताया था जो कॉमन एंसिड्स यूज होते हैं उनके बारे में मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, जो प्रोटोटाइप ड्रग है उसी से मिलती जुलती दूसरी ड्रग्स है तो उसी बारे ही में मैंने बताया था, ठीक है। ये भी है एंसिड्स ही। अच्छा, इन सीवियर पॉइजनिंग में हमारे पास लिवर डैमेज हो सकता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताती हूँ कि किस तरह लिवर डैमेज होता है। जब नॉर्मल डोज देंगे पैरासिटामोल की या एसिटामिनोफेन व्हिच इज एनसिड, तो क्या होगा कि वो नॉर्मली जो है मेटाबोलाइज किस तरह होगा, ग्लूकुरोनिक एसिड या सल्फेट कंजुगेशंस होती है और वो हाईली रिएक्टिव क्विनोन्स एंड एपॉक्साइड में कन्वर्ट्स हो जाते हैं, जो जिसका नाम है एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन, जो हाईली रिएक्टिव होता है। फिर ये जो क्विनोनॉन्स बना है, ये एपॉक्साइड बना है, ये कंबाइन करेगा ग्लूटाथायोन से, जो भी लिवर में, वो हार्मलेस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होके यूरिन के थ्रू स्क्रीट आउट हो जाएगा, कोई टिश्यू डैमेज नहीं होगा। जब हमारे पास ओवरडोज ऑफ पैरासिटामोल हो गया तो क्या होगा, लार्ज डोजेस ऑफ ड्रग होगी, देन जो मेटाबॉलिक जो है वो क्या करेगा, ग्लूटानिक एसिड एंड सल्फेट कंजुगेशन से आपके हाईली रिएक्टिव क्विनोनॉन्स एपॉक्साइड लार्जर कंपाउंड अमाउंट्स में बनेंगे। हाईली रिएक्टिव क्विनोनॉन्स या एपॉक्साइड जो है वो हाई लार्जर अमाउंट्स में बनेंगे, लेकिन हमारे पास ग्लूटाथायोन जो है जो इसको कंबाइन करके लेस रिएक्टिव में कन्वर्ट करवा रहा था वो कम होगा। तो हमारे पास क्या होगा, क्विनोनॉन्स यानी कि एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोनॉल बॉडी में अक्यूमुलेट होके लिवर में टॉक्सिसिटी या लिवर डैमेज करवा देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने एक एंटीडोट होती है एन-एसिटाइल जो है सिस्टीन जो ड्रग है, तो वो एनएसी जो मैंने लिखा है एन-एसिटाइल सिस्टीन है। एन-एसिटाइल सिस्टीन क्या करेगा, मे बी ये क्या करेगा, डायरेक्टली कंजुगेट करेगा विद एन-एसिटाइल पीक जो एपॉक्साइड थे ना या क्विनोनॉन्स थे एसिटामिनोफेन के, उससे डायरेक्टली कंबाइन करेगा, या तो वो ग्लूटाथायोन की सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है, जो शॉर्ट सप्लाई हो चुकी थी ना उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है। या तो उसमें एक एडिशनल इफेक्ट्स होता है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। तो वो आपकी एपॉक्साइड की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ओवर द लिवर सेल्स हो रहा है या इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हो रहा है ऑन लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स में, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी में एंटीडोट क्या है, एन-एसिटाइल सिस्टीन, और हमारे पास एस्पिरिन की कोई एंटीडोट नहीं है। एस्पिरिन के लिए अगर हमने करना है तो हमने
अगर विद इन 2 आवर्स आ रहा है तो हमने उसको रिमूव करवाना है बिफोर एब्जॉर्प्शन, एंड लेटर ऑन फिर हमने उसको फोर्स डायलिसिस के थ्रू या यूरिन को अल्कलाइन करवा के उसको स्क्रीट आउट करवाना या सपोर्टिव मेजर है। लेकिन लकीली हमारे पास एसिटामिनोफेन की एंटीडोट है विच इज एन-एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, अब है केमिकल क्लासिफिकेशन में आती है एस्पिरिन हो गया, पैरामाइनोफेनॉल डेरिवेटिव्स हो गया, सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव्स हो गया, पैरामाइनोफेनॉल डेरिवेटिव्स विच इज एसिटामिनोफेन हो गया। अब एसिटिक एसिड डेरिवेटिव विच इज एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें डिक्लोफेनक सोडियम, वॉरेन के नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वॉरेन। ठीक है, इस पे भी वही सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करवाएगा, नॉन सिलेक्टिबिलिटी। लेकिन एस्पिरिन से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि ये रिवर्सिबली ब्लॉक करवाएगा, ये रिवर्सिबली ब्लॉक करवाएगा, बट एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ कॉक्स एंजाइम। ये बात याद रखिएगा, ये भी दूसरे ड्रग्स को एस्पिरिन को, दूसरे एंजाइम्स को एस्पिरिन से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली क्या होता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स का फ्लूइड है उसमें हायर कंसंट्रेशन यानी कि टिश्यू एफिनिटी टुवर्ड्स दी जॉइंट्स इसकी ज्यादा है। तो उन केसेस में अगर जॉइंट्स या मसल के या जॉइंट्स की पेन है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उन केसेस पे जो फर्स्ट चॉइस है हम मोस्टली पेशेंट्स में डिक्लोफेनिक सोडियम या वॉरेन रखते हैं। ठीक है, यानी कि जॉइंट्स पेन में हमारे पास सबसे पहली चॉइस जो होती है ना, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दी इन साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा है, टिश्यू एफिनिटी टुवर्ड्स दी जॉइंट ज्यादा है, इस वजह से उन केसेस में रोमेटॉइड आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस हम में दे सकते हैं। वही सिमिलर एडवर्स इफेक्ट है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू एस्पिरिन इसकी जो है एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है, जो सबसे ज्यादा एंटीप्लेटलेट इफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ एस्पिरिन में, क्योंकि लो डोजेस में भी एस्पिरिन जो है वो आपके एंटीप्लेटलेट इफेक्ट्स रखता है। ठीक है, अदर एंसर्स के लकीली इतने एंटीप्लेटलेट इफेक्ट्स नहीं होते। तो एपिगैस्ट्रिक पेन है या हमारे पास एंटीप्लेटलेट इफेक्ट्स की वजह से जो पेन कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो मोस्टली कम होती है इन केसेस में। ठीक है, अब दूसरी केमिकल ग्रुप था प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव विच इज आइबुप्रोफेन। ठीक है, ये जो है मोर पोटेंट है एज कम्पेयर टू एस्पिरिन। ठीक है, और ये अगर मोस्टली एज अ एनाल्जेसिक इफेक्ट्स के में अगर लो डोजेस में भी आराम से एनाल्जेसिक इफेक्ट्स में आपके इफेक्ट्स कर सकता है। ठीक है, और इसकी एफिकेसी, इसकी पोटेंसी देखिए कि 2.4 ग्राम जो है ऑफ ब्रूफेन इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ एस्पिरिन, यानी कि ये आपकी बहुत ज्यादा पोटेंट है एज कम्पेयर टू एस्पिरिन। इसकी लोकल फॉर्म हमारे पास जो ऑइंटमेंट फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, फॉर मस्कुलर पेन के लिए भी हमारे पास मस्कुलर पेन है तो हमारे पास आइबुप्रोफेन की मस्कुलर या ऑइंटमेंट क्रीम फॉर्म भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर डेंटल पेन है तो लिक्विड जेल भी आइबुप्रोफेन के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस की भी क्लोजर में दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस इस पे एंडोमेट्रियसिन ही है। लेकिन बोला जाता है कि आइबुप्रोफेन इज एफिकेसी वाइज जो है एंडोमेट्रियसिन से बराबर है। ठीक है, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव और एनसेट्स में आता है हमारे पास पैरोक्सिकैम। पैरोक्सिकैम के बारे में याद रख लिया कि ये लॉन्ग एक्टिंग है तो इसको वजह से हम इसे वंस डेली दे सकते हैं, और ये मोस्टली रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती है ना, उसको ये इफेक्टिवली जो है वो डिक्रीज करवा सकता है। ठीक है, अच्छा हमारे पास होते हैं मेलॉक्सिकैम डेरिवेटिव्स। मेलॉक्सिकैम जो है प्रेफरेंशियली, जो मेलॉक्सिकैम एंड नेबोमिटॉन जो है वो प्रेफरेंशियली कॉक्स-2 एंजाइम को ब्लॉक करवाती है। बेटा डिजीज मॉडिफाइंग फैक्टर्स अलग है, आरए पेशेंट्स में होता है डिजीज मॉडिफाइड जो है वो अलग है। ठीक है, एंसिस जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एंसिस तो हम देना ही पड़ेगा, डिजीज मॉडिफाइंग फैक्टर्स अलग आ जाते हैं। ठीक है बेटा, इस सिम्टोमेटिक या एनर्जेटिक इफेक्ट्स के लिए हम लोग एंसिस को देंगे। डिमार्स की तो बहुत लॉन्गर ट्रीटमेंट चलती है ना, लेकिन अगर डिमार्स के देते वक्त ही पेशेंट्स को एनर्जेटिक इफेक्ट सपोर्ट चाहिए तो हम उस एंसिस को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एंसिस में एडिशनल टू एनर्जेटिक इफेक्ट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा मेलॉक्सिकैम एंड नेबोमिटोन जो है वो उसमें प्रेफरेंशियली कॉक्स-2 इनहिबिटर्स में आता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कीटोरुलेक विच इज अनदर एंसर जो है उसकी एफिकेसी होती है सिमिलर टू मॉर्फिन। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में अगर पेशेंट जो है वो बोल रहा हो कि मॉर्फिन की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है और मैं मॉर्फिन नहीं
पेशेंट विलिंग होते हैं, तो उन केसेस में हम कीटोरोलैक भी दे सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो है वो सीवियर होता है, तो मोस्टली उन केसेस में हम मॉर्फिन को प्रेफर करते हैं एज अ एनाल्जेसिक, यानी कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को हम प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो बोल रहा हो कि नहीं मुझे या हम खुद भी चॉइस अगर करना चाहो मॉर्फिन की जगह, तो कीटोरोलैक इज एंसर्स व्हिच इज इफेक्टिव एज मॉर्फिन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ठीक है, डिक्लोफेनिक सोडियम है। ठीक है, इंडोमेटासिन के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पेटेंट डक्टस आर्टोसिस है, इंडोल डेरिवेटिव्स है, और पेटेंट डक्टस आर्टोसिस में हम मोस्टली पेशेंट्स में देते हैं। अच्छा, इंडोमेटासिन का जो मेजर इफेक्ट्स है कि ये हेडेक करवाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि एंसिड्स को तो हम हेडेक में यूज कर रहे थे, क्लिनिकल यूज था ना, जो मैंने क्लिनिकल यूजेस बताए थे, जो कॉमन यूजेस थे, एस्पिरिन के भी थे और अदर एंसिड्स के, कि एक हेडेक में तो यूज होता है, लेकिन इंडोमेटासिन एक वाहिद एंसिड्स है जो एज अ साइड इफेक्ट्स हेडेक करवाता है, एज अ साइड इफेक्ट्स हेडेक करवाता है, डिजीनेस करवाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब है सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स जो है सेलिकॉक्सिब, इसमें प्रोटोटाइप ड्रग्स है। ठीक है, रेफिकॉक्सिब जो है, ठीक है, इसमें ये क्या करवाते हैं कि सिलेक्टिवली ये कॉक्स-2 एंजाइम को ब्लॉक करवाती है। ठीक है, इसमें पैराकॉक्सिब जो है उसमें एक वाहिद कॉक्स-2 इनहिबिटर्स है जो हम पेरेंटल यूज के तौर पे भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉक्स-2 इनहिबिशंस के कॉक्स-1 एंजाइम कहाँ पे था? कॉक्स-1 एंजाइम मैंने पहले कल के लेक्चर में भी बताया था और आज भी बताया था कि कॉक्स-1 एंजाइम कहाँ पे होता है फिजियोलॉजिकली? कॉक्स-1 एंजाइम कहाँ पे होता है बेटा? कॉक्स-1 एंजाइम होता है आपके प्लेटलेट एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। ठीक है, अच्छा, जीआईटी एंड प्लेटलेट, वेरी गुड, जीआईटी और प्लेटलेट में होता है। ठीक है, तो एंटी प्लेटलेट जो रिलेटेड साइड इफेक्ट्स थे अदर एंसर्स के, यानी कि वो ब्लीडिंग टेंडेंसी को इंक्रीज करवा रहा था, और 7 to 10 डेज जब तक इन केस ऑफ एस्पिरिन जब तक के लाइफ स्पैन है, हम सर्जरी भी नहीं कर पा रहे हैं और हीमोफिलिक पेशेंट्स पे भी नहीं दे पा रहे हैं, और जीआईटी ब्लीडिंग के, पेप्टिक अल्सर के भी चांसेस उन पेशेंट्स पे मिल लेते, तो वो रिलेटेड साइड इफेक्ट जो होते हैं ना, कि कॉक्स-1 रिलेटेड साइड इफेक्ट्स जो है वो कॉक्स-2 में हमारे पास नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि कॉक्स-1 एंजाइम में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, मोस्टली ये कॉक्स-2 में होता है। ठीक है, लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक क्या होता है कि ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को इंक्रीज करवाते हैं एज कंपेयर टू नॉन सिलेक्टिव कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर्स। वो किस तरह करवाता है कि हमने जो कॉक्स-1 एंजाइम है वो प्लेटलेट में होता है। ठीक है, तो वो क्या करवा देगा, आपके थ्रोम्बोक्सोन A2 की प्रोडक्शन करवाएगा। थ्रोम्बोक्सोन A2 का फंक्शन क्या था कि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा रहा था। ठीक है, और कॉक्स-2 एंजाइम ऑन एंडोथेलियल सेल्स पे एक्ट करके प्रोस्टासाइक्लिन बना रहा था, यानी कि I2 बना रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन। वो क्या करवा रहा था, प्लेटलेट एग्रीगेशन को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए थ्रोम्बोक्सोन को इनहिबिट करवा रहा था एग्रीगेशन को। अब हमारे पास जो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए I2 था, जो प्लेटलेट एग्रीगेशंस को चेक एंड बैलेंस रख रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोक्सोन A2, तो वो इनहिबिट हो गया कंप्लीटली बाय गिविंग कॉक्स-2 एंजाइम इनहिबिटर्स। तो क्या होगा, थ्रोम्बोक्सोन A2 प्रोडक्शन अनकंट्रोलेबल रहेगी, कॉक्स-1 एंजाइम क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है कॉक्स-2 इनहिबिटर्स का। तो हमारे पास क्या होगा, थ्रोम्बोक्सोन A2 जो है वो हमारे पास प्लेटलेट पे इफेक्ट करेगा और हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन वहां पे होना शुरू हो जाएगी बाय गिविंग कॉक्स-2 एंजाइम इनहिबिटर। प्रोस्टाग्लैंडिन चेक एंड बैलेंस रखने के लिए था, वो नहीं है, थ्रोम्बोक्सोन A2 अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। हाँ भाई, तुम आ जाओ प्लेटलेट यहाँ पे आके बैठ जाओ। ठीक है, तो वहां क्या, वो एक लोकल आपके कंस्ट्रक्ट कराएगा वेसल बाय फॉर्मिंग प्लेटलेट एग्रीगेट या प्लग बना देगा। ठीक है, अगर पेशेंट्स में वैसी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बना हुआ है, वैसी तो, और वहां पे छोटा सा भी टर्बुलेंस की वजह से एक एंडोथेलियम लेयर जो है वो डैमेज हो गई, तो वहां पे जो है थ्रोम्बोक्सोन A2 जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशंस को और इंक्रीज करवा सकता है। तो और आपके पास फर्दर जो नीचे की साइड में, डिस्टल साइड में जो है वो ब्लड सप्लाई विल बी डिक्रीजेस, तो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर रिस्क या MI के चांसेस उन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अच्छा, तो जीआईटी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स और ब्लीडिंग टेंडेंसी इन पेशेंट्स में
नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इवन हमारे पास कॉक्स2 एंजाइम जो है हमारे पास किडनी में भी होता है, उसको ब्लॉक करवा के नेफ्रोटॉक्सिसिटी को, यानी कि फ्लूइड एंड वाटर रिटेंशन भी करवा सकता है, यानी कि आफ्रन आर्टिकल्स की जो वेजोडाइलेशन हो रही थी ना इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, वो आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो एक विजुअल सर्कल है, यानी कि ट्रेडिशनल जो है एंसिस है, जो कॉमन एंसिस है, वो एस्पिरिन, जो लाइक एस्पिरिन वो जीआईटी इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। मतलब ये डिफरेंस ये दोनों में, हर एंसिस में ये होता है कि कुछ ज्यादा करेगा कुछ कम करेगा, उस पर एस्पिरिन जो है वो बहुत ज्यादा करती है। जो हम उसको देंगे प्रिवेंशन के लिए कॉक्स2 इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है, कॉक्स2 इनहिबिटर्स जो है कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी प्रोड्यूस करती है बाय कॉजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन व्हिच कैन बी प्रिवेंटेड बाय एस्पिरिन या अदर एंसिड्स। ठीक है, अच्छा ये जो है मैं थोड़ा सा बीसीयूज पहले करवा देती हूँ। इसमें मैंने एडिशनल स्लाइड थी कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन के में कौन सी यूज करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो सिमिलर टू हमारे पास था मॉर्फिन की टोरोलैक था, मस्कुलर स्केलेटल पेन में हम कौन सी यूज करेंगे, आपके पास गाउट है या आर्थराइटिस है तो उन केसेस में हम क्या, गैस्ट्रिक इरिटेशंस है तो उन केसेस में कौन सी एंसिस को प्रेफर करेंगे, अगर एलर्जिक रिएक्शंस टू एंसिस मिल रहा है तो उन केसेस में कौन सी प्रेफर करेंगे, पेडियाट्रिक पेशेंट्स यानी कि बच्चे हैं तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं तो उनमें हम कौन सी प्रेफर करेंगे। तो ये मैंने हर पेशेंट वाइज इसकी सिलेक्टिविटी एंसिस की यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बेसिक हम लोग कर लेते हैं। क्या समझ में आया? कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी ना, पिछले स्लाइड्स में से कुछ भी पूछना है, कुछ पूछना है बेटा? सॉरी आज थोड़ा सा मैं पास भी गई थी आज जरा ना, कुछ पूछना है? अच्छा अब अच्छा, which of the following is irreversible inhibitor of cyclooxygenase pathway? एस्पिरिन। ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है। अच्छा, इसमें फेनाइल बुटाजोन जो है पायरो जो है वो भी एंसिस में आता है, लेकिन वो आजकल ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैंने ना इसके बारे में स्लाइड्स में नहीं बताया था। अच्छा, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स कौन सी हैं? ये मैं आपको पिछले स्लाइड्स में भी आपको बता देती हूँ ना, ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल करें। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स है, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स है, डिक्लोफेनेक, प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव्स है आपके पास आप आइबुप्रोफेन। ठीक है, और बहुत पीछे जाना पड़ेगा बेटा मुझे क्लासिफिकेशन को करने के लिए। जब आप याद कर लोगे तो आपको इंशाल्लाह क्लिक फौरन होगा। ठीक है, जब आप याद कर लोगे इंशाल्लाह आपको क्लिक फौरन होगा। ठीक है, बी आंसर, वेरी गुड। Which of the following has a good tissue penetration होती है इन साइनोवियल टिश्यू में? साइनोवियल टिश्यू में जिसकी गुड पेनिट्रेशन होती है वो कौन सी होती है? डिक्लोफेनिक सोडियम। ठीक है, अच्छा, low doses of aspirin prolong bleeding time by selectively inhibiting synthesis of falling mediator in the platelet। यानी कि लो डोजेस ऑफ एस्पिरिन जो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट्स करता है वो किसको ब्लॉक करके करता है? थम्बोक्सोन A2 को। वेरी गुड। अच्छा, एनाल्जेसिक, ये कौन सा एनाल्जेसिक है जिसको में एनाल्जेसिक इफेक्ट्स है लेकिन एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स नहीं है? एसिटामिनोफेन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फीवर क्यों रिड्यूस होता है एस्पिरिन का? इसमें मोर देन वन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तब अगर मोर देन वन था तो मैंने इसमें डी लिख दिया था ना। ठीक है, तो इसमें मैंने खुद ही बता दिया बेटा कि डिक्रीज हीट प्रोडक्शन, वेरी गुड, इन द ब्लड इन द बॉडी, स्किन हीट प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और हीट लूजिंग मैकेनिज्म को इंक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कैसे होगा? अच्छा, वंस डेली डोजेस में जो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग ऑफ एंसिस में, अमंग एंसिस जो लॉन्गर एक्टिंग है, जो लॉन्गर एक्टिंग है, जो लॉन्गर एक्टिंग है बेटा, ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स था, ऑक्सीकेम। आयशा, वेरी वेरी गुड बेटा, ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स, क्योंकि अभी स्लाइड से फौरन याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने वो एक पर्टिकुलरली मेंशन भी किया था। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा सा मतलब ये रिवाइज करने के लिए मैंने लेक्चर का किया था। बहुत से बच्चे जो सही नहीं बता पा रहे इस वजह से, क्योंकि बेटा एकदम ही आपको याद नहीं होगा। जब आप इंशाल्लाह गो थ्रू करोगे आज ही तो इंशाल्लाह आपको वो
याद हो जाएगा। ठीक है, वंस डेली डोजेस में हम पैरोक्सिकैम देते हैं क्योंकि वो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है। अच्छा, बच्चों में एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन। इनमें कौन सा ऑप्शन है? बहुत ही आसान है, रे सिंड्रोम। वेरी वेरी गुड। अच्छा, इट्स सेल्फ फ्रीक्वेंटली कॉज हेडेक एज अ साइड इफेक्ट। ठीक है, ये भी मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया था। वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, इंडोमेथासिन जो है वो मैंने बताया था कि एंसिड्स हम एज अ ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो इंडोमेथासिन है वो एज अ साइड इफेक्ट्स करवाता है, मतलब एज अ साइड इफेक्ट फ्रंटल हेडेक करवाता है। अच्छा, पेशेंट, अच्छा ये भी एक उसी जैसा ही है। पेशेंट टेकिंग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, हमने उसको जो भी कोई भी ड्राइव कर रहा होगा मोटर व्हीकल्स, हम उसको नहीं देंगे बिकॉज वो डिजीनेस करवा रहा था, बिकॉज वो एज अ साइड इफेक्ट आपके पेशेंट्स में डिजीनेस करवा रहा था। वेरी गुड मोहम्मद, इंडोमेथासिन। ठीक है, इंडोमेथासिन के मैंने बताया था साइड इफेक्ट्स क्या है कि फ्रंटल हेडेक और डिजीनेस था। ठीक है, वेरी गुड हुआ, सही है। अच्छा, प्रेफरेंशियली कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर अलग है, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर अलग है। ठीक है, बी। ठीक है शाहजैन, वेरी गुड बेटा, मेलॉक्सिकैम ही है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए हम लोग दूसरी ड्रग्स को ही बना के भी नाम दे सकते हैं, तो मेलॉक्सिकैम ही है इसका। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा, कुछ पूछना है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो अभी भी ना, टाइम हो गया क्या? 4 मिनट है। कुछ पूछना है बेटा? सॉरी, आज जरा सा मैं पास भी गई थी और 5 मिनट थोड़ा सा लॉग इन होने में लेट हुआ था। बेटा कुछ पूछना है? अच्छा, प्रेफरेंशियल मैं एक दफा ना पीछे दिखा देती हूँ आपको कुछ स्लाइड्स ना। अच्छा, इसमें जो है क्लासिफिकेशन की ना स्लाइड दिखा देती हूँ। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपकी बुक में बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, ये तो बहुत ही तो मैंने कम कम ड्रग्स के भी नाम लिखे हैं, जो कॉमन ड्रग्स है उसके नाम लिखे हैं। तो ये सैलिसाइलेट, पैरामाइनोफेनॉल डेरिवेटिव्स है, ये एनसिड्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें सैलिसाइलेट प्रोटोटाइप ड्रग्स में हमारे पास एस्पिरिन आता है, पैरामाइनोफेनॉल डेरिवेटिव में एसिटामिनोफेन, पेनाडोल कॉमनली यूज है। फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफेनेक सोडियम था। डिक्लोफेनेक सोडियम का एक मेन चीज मैंने क्या बताई थी कि ये सॉल्युबल फ्लूइड में चला जाता है। ठीक है, और उसके टिश्यू एफिनिटी टुवर्ड्स दी जॉइंट्स में ज्यादा है, तो कोई भी जॉइंट का पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बर्साइटिस वगैरह में भी है, एंकाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस में भी है, उन केसेस में हम वॉरन या डिक्लोफेनेक सोडियम को प्रेफर करेंगे। कीटोरुलेट का मैंने क्या एडिशनल पॉइंट बताया था कि मॉर्फिन एज इफेक्टिव है, मॉर्फिन है, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी हम उसको दे सकते हैं। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव, पैरोक्सिकैम लॉन्गर एक्टिंग है। पायरोजोनोल डेरिवेटिव जो है वो आजकल एज एंसिड्स यूज नहीं करते, बेशक यूरिकोसिरिक इफेक्ट्स के लिए हम इसको यूज कर लेंगे, लेकिन एज एनर्जेसिक हम इसको आजकल यूज नहीं करते। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में है, ठीक है, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, सही है। अच्छा, फेनामेट्स में मेफेनिक एसिड्स है। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, यानी कि अगर मुझे दोनों को ब्लॉक करेगा, लेकिन कॉक्स 2 की मौजूदगी में वो मोस्टली कॉक्स 2 इंसान को प्रेफर करेगा, जिसपे नेमिसोलाइट है, मिलॉक्सिकैम है, नेमोटेमोट है। ठीक है, अच्छा, अब सिलेक्टिव में सेलिकॉक्सिब है, कॉक्सिब इसका ना एक कॉमन हार्ट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसमें जो है प्रेफरेंशियल में हमारे पास मोस्टली 3 ड्रग है। ठीक है, समझ में आया बेटा? यानी कि प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव में ये डिफरेंस है कि तो सिलेक्टिवली कॉक्स 2 को करेगा, लेकिन ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को कर सकते हैं, प्रेफर जो है वो कॉक्स 2 ही को करेगा। तो ये कॉक्स 2 रिलेटेड साइड इफेक्ट्स इन केस ऑफ मेलॉक्सिकैम वगैरह जो है ना वो कम होते हैं। कुछ पूछना है या मैं क्लास एंड कर दूं बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।